मीरपुर आज़ाद कश्मीर और शेखुपुरा में होने वाले ट्रैफिक हादसा में 14 से ज़ायद अफराद वफात पा गए जबकि कई जख्मी हुए। हमारे इस हाउस के ऑनरेबल मेंबर मोहतरमा वजीहा कमर साहब के वालिद साहब वफात पा गए। मरहूमिन की मगफरत और दर्जात की बुलंदी और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब मौलाना अब्दुल अकबर चतराली साहब से कि वो दुआ फरमाएँ। माइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। परवदिगार आलम, शुहदा जो नौजवानान जाम शहादत नोश की हैं उनकी शहादत कबूल फरमा। परवदिगार आलम, जितने भी मरहूमीन हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन सब को अपना दीदार नसीब फरमा। परवदिगार आलम, इस हाउस के हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ रुकन कौमी असम्बली वजीहा साहिबा की वालिद साहब, उनके वालिद साहब वफ़ात पा गए हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनको अपना दीदार नसीब फरमा। परवदिगार आलम, तमाम मरहूमीन के लिए अल्लाह अपने दरबार में जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम उन्हें अता फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और उनके दस्ते मुबारक से हौज़ कौसर का पानी उन्हें अता फरमा। जितने भी ज़ख्मी हैं परवदिगार आलम, उन सबको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहुम वरहमहुम वला तुअज़्ज़िबहुम वजअल क़ुबूरहुम रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह व अस्किनहुम फ़िल जन्नतिन नईम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। Leave applications. Mr. Muhammad Afzal Khokhar, Sayyid Imran Ahmad Shah, Mr. Kamaluddin Chaudhry Muhammad Ashraf, Mr. Ghaus Bakhsh Khan Meher, Dr. Mahesh Kumar Vankwani, Mr. Abdul Hakim Baloch, Mr. Muhammad Mohsen Lagari, Pir Ghulam Ali Talpur, Mir Ghulam Ali Talpur, Mr. Shahid Khakan Abbasi, Sayyid Ali Musa Gilani, Sayyid Mubin Ahmed, Mr. Naveed Dero, Mr. Khurshid Ahmed Junejo, Mr. Muhammad Riaz Malik, Sayyid Ghulam Mustafa Shah, Pir Amir Ali Shah Jilani, Mr. Zulfikar Ali Bhain, Sayyid Ayaz Ali Shah Shirazi, Chaudhry Abid Raza, Jam Abdul Karim Bijad, Ms. Shugufta Jamani, Professor Dr. Shahnaz Nasir Baloch, Mr. Rafiq Ahmed Jamali, Rana Muhammad Ishaq Khan, Mr. Arafin Khan, Chaudhry Khalid Javed, Sayyid Agha Rafiullah, Mr. Nauman Islam Sheikh, Mr. Asmatullah, Mr. Saad Wasim. All have requested for grant of leave. Is leave granted as per their request? Leave granted. Next item. There's an announcement. May I have attention of the House? It is brought to the attention of the honorable members that a group of students and faculty members from the AIM Schools and College Islamabad and Legends College Multan are sitting in the visitors gallery. We welcome them. Item number 2, general discussion on the budget for the year 2023-2024. Now I give floor to Raja Riaz Ahmed, Leader of the Opposition, to open the debate on the budget for the year 2023-2024. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं बजट के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूं। जनाब स्पीकर, इससे पहले कि मैं बजट के बारे में बात करूं, मुझे एक चीज़ की वजाहत करनी है कि जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हम लोगों ने कलमा हक बुलंद किया था तो उस वक़्त
इमरान खान हर जगह हम पे इल्ज़ाम लगाता था कि हमने पैसे लिए हैं, कुछ पैसे फिगर भी बोलता था। जिस तरह उसकी आदत है झूठ बोलने की, बड़े ज़ोर से झूठ बोलता था और इतने ज़ोर से बोलता था कि हमें बदनाम करने के लिए उसने किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ अपने दोस्तों के साथ कि आज साबित हो गया कि हम हक पे थे, हम सच पे थे और वो एक झूठा, फ्रॉडिया और बेईमान आदमी था। और हमारे खिलाफ जो भी उसने कहा, उसने हमें बदनाम करने के लिए पाकिस्तान में सियासत में जो वो कर सकता था उसने किया। लेकिन आज अल्लाह के फजल से हम इस असेंबली के फ्लोर पे खड़े बात भी कर रहे हैं और हक की बात कर रहे हैं, सच की बात कर रहे हैं। और आज वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि उसने एक ऐसा जुर्म किया है जो आज तक इंडिया भी नहीं कर सका। उसने ऐसा जुर्म किया है जो पाकिस्तान के दुश्मन सोचते तो जरूर थे, लेकिन उनको अमली जामा जो है वो इमरान खान ने, इस शैतान ने, आप मुझे मना करते हैं कि शैतान ना कहो, अब तो आप भी मान जाएंगे कि वाकई ये शैतान है। नहीं, ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन, लफ्जों का चुनाव ठीक रखें। लफ्ज शैतान में एक्सपंज करता हूं। सर पीरजादा साहब कह रहे हैं कुरान में नाम है। मौलाना साहब ने कहा कि लफ्ज बेईमान भी गैर पार्लिमानी है, मैं उसको भी एक्सपंज ठीक है सर, मैं जिस तरह आप हुक्म करें जनाब। लेकिन जनाब स्पीकर, जब हमारे शहीदों के मुजस्समों को तोड़ा गया, उन्हें जूते मारे गए, चले किसी जगह आग लगाई, वो तो काबिल कबूल हो सकती है, लेकिन जो हमारे शहीद हैं, जो हमारी वजह से शहीद हुए हैं, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं, जिनकी वजह से आज हम पाकिस्तान में सुख की सांस ले रहे हैं, उनके जो मुजस्समे जलाए गए, हमारे जहाज़ों को जलाया गया, जो हमारे फख्र के निशान थे, वो सिर्फ जहाज़ नहीं थे, वो हमारे फख्र के निशान थे, लेकिन उनको भी जलाया गया। या मैं ये एक बात जनाब स्पीकर जरूर करना चाहता हूं कि जो कुछ जितना बड़ा उन्होंने जुल्म किया है, जितनी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की है, अभी तक 1 महीना हो गया है, उस मुकाबले में उन्हें वो सजा नहीं मिली। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हुकूमत से कोई ये डायरेक्शन दें कि ये इस हाउस में बताएं कि इन्होंने 1 महीने में क्या इक़दाम किए। ये बहुत जरूरी है। अगर हमने इनका हिसाब ना किया मुल्क दुश्मनों का, और अगर हमने इनके साथ किसी किस्म की कोई नरमी अख्तियार की, किसी किस्म की कोई रायत दी, तो वो मैं समझता हूं उन्हीं की तरह इस मुल्क के साथ दुश्मनी होगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हुकूमत को ये डायरेक्शन दें कि वो इस हाउस को बताएं, आपके इल्म में लाएं कि क्या इक़दाम किए और आइंदा क्या इक़दाम किए जाने। इस बारे में जरा आप रूलिंग दे दें। डिफेंस मिनिस्टर साहब हाउस में मौजूद हैं। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जो नुक्ता उठाया है, मैं चाहूँगा कि इंटीरियर मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर साहब तैयार होकर आएँ और कल हाउस में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने पॉइंट उठाया उस पर वजाहती बयान दें। थैंक यू जी। लीडर ऑफ द अपोजिशन। जनाब स्पीकर, अब बजट पे बात करते हुए मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले बजट की कामयाबी का दारोमदार है सियासी इस्तेकाम पे। इस फितने ने जो मुल्क में जब से ये हुकूमत बनी, इसने एक दिन सुख का सांस नहीं लेने दिया। पाकिस्तान के शहरियों को, पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको हर वक्त इसने तकब्बर, गुरूर और हर वक्त पाकिस्तान को इसने कोशिश की कि ये किसी तरह स्टेबल ना हो। जब तक मैं वजीर आजम ना बनूं ये स्टेबल ना हो। आज सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि आज पाकिस्तान सियासी तौर पे इसमें सियासी इस्तेकाम आ चुका है और अब हुकूमत को डिलीवर करने का वक्त आ गया है। अब कोई बहाना बाकी नहीं रह गया हुकूमत के पास और हम उम्मीद करते हैं कि अब हुकूमत डिलीवर करेगी पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए जो हमारी तरफ
हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, जो आज बड़ी मुश्किल के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। अब हमारे हुकूमत के पास कोई बहाना नहीं रह गया और जितना बाकी टाइम है इसमें ये सियासी काम जो है इससे फ़ायदा उठाएं और गरीब लोगों के लिए डिलीवर करें। जनाब स्पीकर, इसके बाद ज़राई सेक्टर में मेरा तल्लक फैसलाबाद से है। सिर्फ एक ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है या यूब रिसर्च है जहाँ पे रिसर्च होती है, थोड़ी बहुत, वो भी उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वहाँ काम हो रहा है। बाकी किसी सेक्टर ज़राई हवाले से ना हम वो बीज बना रहे हैं जो इंडिया बना रहा है, ना हम खादें आला किस्म की बनाने पा रहे हैं, ना हम बाकी किसान को मराद उस तरह दे जा रहे हैं जो कि हमें देनी चाहिए। क्योंकि स्पीकर अपना फिनांस मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उस रीढ़ की हड्डी के लिए जनाब स्पीकर वो इक़दामात नहीं किए गए जो करने चाहिए थे। हमें हर सूरत रिसर्च सेंटरों पे काम करना चाहिए। हमारे जो साइंसदान हैं वो उस पैमाने पे मेहनत नहीं कर रहे, कोई उन पे तवज्जो नहीं दे रहा और उसका नतीजा ये है कि इंडिया ज़राअत में पर एकड़ हर फसल में हमसे बहुत आगे है और हम उन्हीं के साथ एक जैसी ज़मीन है, एक जैसा पानी है, एक जैसा मौसम है, लेकिन वो तकरीबन हमारे से दुगनी पैदावार पर एकड़ ले रहे हैं जो कि हम नहीं ले पा रहे। उस पर हुकूमत को काम भी करना चाहिए। बजट में तो इतना नहीं सोचा, लेकिन अब हुकूमत को उस पर तवज्जो देनी चाहिए, उसके लिए फंड्स भी रखने चाहिए और कम अज़ कम ये मेयार मुकर्रर करना चाहिए कि ज़राअत में हम अगर इंडिया से आगे नहीं जा सकते तो उससे पीछे ना रहें और ऐसी मराद किसानों को दी जाएं ताकि हम ज़राअत में जो कि रीढ़ की हड्डी है उसमें एक नुमाया मुकाम हासिल कर सकें और एक ऐसी पोजीशन आए कि पाकिस्तान खाने पीने की चीज़ों के हवाले से खुद कफील हो। पाकिस्तान में कम अज़ कम कोई भी खाने पीने की चीज़ हमें बाहर से ना मंगवानी पड़े। एक तो उससे हमारे डॉलर बचेंगे और एक हमारी खुद मुख्तारी का एक निशान बनेगा कि ये पाकिस्तान वो मुल्क रहा है जिसने बाहर से कभी खाने पीने की चीज़ें नहीं मंगवाई थी। बदकिस्मती से पिछले दौर में ऐसे इक़दामात हुए कि हमें खाने पीने की चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं। अगर हुकूमत इस सेक्टर पे तवज्जो दे तो मैं समझता हूँ इसमें हम खुद कफील भी होंगे और मुल्क के लिए बेहतर भी होगा। दूसरा जनाब स्पीकर, जो सबसे अहम सेक्टर है और उस सेक्टर सनती सेक्टर का तल्लक भी मेरे शहर फैसलाबाद से है। आप जानते हैं कि वो मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन बिजली और गैस की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा है कि हमारे शहर में वज़ीर ख़ज़ाना साहिबा बैठी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जो सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं ये पाकिस्तान की भी रीढ़ की हड्डी है और ये सेक्टर जो है ये अगर डॉलर लाने हैं मुल्क में तो ये सेक्टर सबसे नुमाया किरदार अदा कर सकता है। मेरे शहर में इस वक्त आधी से ज़्यादा लूमें बंद हैं, साइजिंग बंद हैं, प्रिंटिंग के जो मिलें हैं बंद हैं, स्पिनिंग मिलें बंद हैं और उसकी वजह बिजली बहुत महंगी है, गैस बहुत महंगी है और उस वजह से हमारा संतकार, हमारा मजदूर बहुत परेशान है। अगर हम इस सेक्टर को तवज्जो दे के दोबारा इनको चला दें, ये पहिया घुमा दें, तो मैं समझता हूं कि उससे पाकिस्तान को जो डॉलरों का मसला है, हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं, हम खुद कफील हो सकते हैं अगर हम अपनी बरामदात को
मुनासिब जो कि बहुत कम रह गई हैं, अगर इनको बढ़ा दें तो ये सेक्टर, ख़ास तौर पे फैसलाबाद में ये सेक्टर एक नुमायां रोल अदा कर सकता है और उससे बेहतरी आ सकती है। जनाब स्पीकर, महंगाई के हवाले से आपको याद होगा कि मजिस्ट्रेट होते थे, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट। आज अगर एक चीज मंडी में 100 रुपए की है तो दुकान पे वही चीज 300 रुपए की बिक रही है। और हमारी हुकूमत, चाहे पंजाब की हो चाहे वफाक की हो, आप इस्लामाबाद को उठा के देख लें कि कोई चेक नहीं है किसी जगह। जो मिडल मैन जो क्रीम उतार रहा है, जो लूट रहा है, चाहे सूबे हो या वफाक हो, उसका किसी किस्म का जनाब स्पीकर कोई चेक नहीं। मैं ये मुतालबा करता हूं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का निज़ाम पूरे पाकिस्तान में बहाल किया जाए। दुकानों पे लिस्टें वेजा होती थी प्राइस की, आज पाकिस्तान में किसी जगह प्राइस की कोई लिस्ट वेजा नहीं। तो उस पर एक हुकूमत को खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। इससे मैं समझता हूं कोई 25 से 30% आम आदमी के लिए महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता है। मैं जानता हूं कि दुनिया में महंगाई हो रही है, यह हकीकत है, लेकिन पाकिस्तान में ये जो मिडल मैन जनाब स्पीकर लूट रहा है, उसको किसी किस्म का उसका कोई चेक नहीं है। मेरी ये गुजारिश है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और इक़दामात के साथ साथ ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो निज़ाम बहाल किया जाए और इस निज़ाम के ज़रिए लोगों को सस्ती चीज़ें मुहैया किए जाएं ताकि गरीब आदमी अपने बच्चों को कम से कम रोटी तो दे सके, जो एक बुनियादी ज़रूरत है। अब जनाब स्पीकर, तलीम में जनाब स्पीकर पाकिस्तान का जो हाल है, मैं समझता हूं ना मुझे हाउस को बताने की जरूरत है ना आपको। जो हमारी तलीम जो सरकारी स्कूलों में है उसका भी हाल हम में से किसी से ढका नहीं है। और तलीम के लिए इन्होंने 70 अरब रखे हैं और 65 अरब रुपए चले जाने हैं इनके अखराजात पे, और जनाब स्पीकर सिर्फ 5 अरब रुपया इन्होंने रखा। और क्या तो और ऊपर से इन्होंने कहा चले हम भी इस तलीम के साथ मजाक कर। अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि जिस चीज पर हमें सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी उस पर हमने जरा भी तवज्जो नहीं दी, और हमने जो मुल्क की तरक्की की चाबी है उस चाबी को गुम करने की कोशिश की है। मेरी ये गुजारिश है कि इसको रिव्यू किया जाए और इसमें फंड्स भी मजीद रखे जाएं। इसके लिए मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग्स करके आम आदमी के बच्चे को जो सरकारी स्कूल में तलीम का स्टैंडर्ड है, अगर ये हुकूमत उसमें बेहतरी नहीं ला सकती, अगर उसको अच्छी किताबें, अच्छी यूनिफॉर्म और अच्छा माहौल नहीं दे सकती, ऐसे भी स्कूल है जनाब स्पीकर जो दरख्त के नीचे लगते हैं। पंखा तो दूर की बात, छत तो दूर की बात, लेकिन सेक्टर को मैं ये कहूंगा कि सेक्टर के लिए वो दिए जाएं ताकि हम कम से कम सरकारी स्कूलों में कमरे, पखे, बैठने की टेबल्स और वॉशरूम, ऐसे बहुत से स्कूल हैं बच्चियों के जहां पे वॉशरूम नहीं है। ये बुनियादी जरूरतें हर स्कूल में
जिस तरह प्राइवेट स्कूलों में है, हुकूमत को चाहिए कि वो ही स्टैंडर्ड, ज़्यादा मैं डिमांड नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूलों में स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड जो है वो सरकारी स्कूलों में किया जाए। और मुझे उम्मीद है कि इस बात पे वज़ीर ख़जाना साहिबा यहाँ बैठी हैं, इस बात पे ज़रूर तवज्जो देंगी, क्योंकि ये एक इंतहाई अहम और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल का सेक्टर है। उसके बाद जनाब स्पीकर, सेहत मेरी तो वैसे अच्छी है, लेकिन ओवरऑल जनाब जो हमारे अस्पतालों में हाल है, अगर कभी मेरे दोस्त जो गए हैं, अल्लाह ना लेके जाए, लेकिन मरीजों को पूछने या खुद कभी, हमारे फैसलाबाद में सबसे बड़ा हॉस्पिटल अलाइड हॉस्पिटल है, और वहां पे जनाब स्पीकर आप सुन के हैरान होंगे कि बेड, एक एक बेड पे 2-2, 3-3 पेशेंट, और बाकी पेशेंट जो राहदारियां हैं उनमें नीचे जमीन पे, और उधर उनको ड्रिप लगी हुई है। दवाई मुफ्त, वो सारी बार के जनरल स्टोर। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। तमाम फाजिल मेंबरान से मेरी गुजारिश है कि अपनी सीट पे तशरीफ रखें और ऊंची आवाज से गुफ्तगू से इज्तनाब फरमाएं। अपनी अपनी सीटों पे तशरीफ रखें जनाब। जी लीडर ऑफ द अपोजिशन। जी जनाब स्पीकर, शुक्रिया। जनाब स्पीकर, हुकूमत ने जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि इस चीज़ को इंश्योर किया था कि हर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में मुफ्त दवाई हर मरीज को मिलेगी। जब जिसके पीछे हम लगे थे, हम तो अपनी गलती का इतराफ भी करते हैं, माफ़ी भी मांगते हैं कि हमसे ज़िंदगी में अगर सबसे बड़ी कोई गलती हुई थी तो वो ये थी कि हम भी गुमराह हो गए थे, इमरान खान के पीछे गए थे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। लेकिन जनाब स्पीकर, उस दौर में सेहत के महकमे को जिस तरह तबाह बर्बाद किया गया है, इस तरह किसी और महकमे को बर्बाद नहीं किया गया। बहुत से महकमे बर्बाद हुए हैं। अब ये पोजीशन है जनाब स्पीकर के कोई फंड्स 4 साल में हॉस्पिटल्स को नहीं दिए गए, सिर्फ तनख्वाहों के पैसे दिए गए हैं, दवाइयाँ बंद हो गई हैं। वहाँ पे जो एक्सरे मशीनें हैं या दूसरी जो मशीनें हैं, एंजियोग्राफी करने वाली मशीन फैसलाबाद में ख़राब पड़ी है। तो ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तरफ इन्होंने बेड देने हैं, बिल्डिंग्स देनी है, तमाम जो मशीनें ख़राब हैं हॉस्पिटल्स में वो ठीक करानी है, उनको चालू कराना है, और उसके बाद मुफ्त दवाई जो मियाँ शहबाज शरीफ ने वादा किया था, वो वादा उन्होंने पंजाब में पूरा किया। अब वो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान में, उन्हें ये वादा पूरा करना चाहिए और करना पड़ेगा। ये ज़रूरी है। अगर उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के लिए डिलीवर करना है तो पाकिस्तान के अस्पतालों में मुफ्त दवाई जो है, जो मियाँ शहबाज शरीफ का नारा है, उस पर अमल करके दिखाएं, तो फिर हम इस चीज़ को मानेंगे कि उन्होंने एक बेहतर इक़दाम किया है। जनाब स्पीकर, बिजली आप जानते हैं कि हर आदमी की ज़रूरत है। उसके लिए अब इतनी टाइम थोड़ा है कि डैम तो नहीं बनाए जा सकते। वैसे तो हमारे पाकिस्तान में चीफ जस्टिस भी डैम बनाने के फंड इकट्ठे करते रहे हैं लेकिन अब हमारे पास डैम शुरू करने चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हुकूमत इस पर जरूर तवज्जो देगी। शुरू तो करे, अल्लाह मदद करेगा, मुकम्मल होगा, लेकिन जो शुरू नहीं हो पा रहे, और एक जो शुरू है उस पर भी इस तरह काम नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। मेरी ये गुजारिश है कि जो एक डैम शुरू है उसको तेजी के साथ उस पर काम होना चाहिए और उसे मुकम्मल करने की तरफ जाना चाहिए। सोलर के लिए हुकूमत ने जनाब स्पीकर ये किया है बजट में कि सोलर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है उस पे ड्यूटी कम की है या ख़त्म की है।
असल जो सोलर है उसको हाथ ही नहीं लगाया जनाब, ये हमारे साथ हाथ ही कर गए हैं। जनाब स्पीकर, वो अगर ये कहते कि सोलर बाहर से मंगवाएं, हम ड्यूटी नहीं लेंगे, तो उससे मुल्क में जो एनर्जी का क्राइसिस है वो बहुत कम हो जाता। लेकिन इन्होंने सोलर जो तैयार है, अगर कल आए तो परसों 2 दिन में वो लग सकता है, उस पर कोई राहत नहीं दी। इन्होंने कहा ये सोलर बनाने वाली फैक्ट्रियां खाम मटेरियल मंगवाएंगी, उस पर राहत दे रहे हैं। मैं ये मुतालबा करता हूं कि सोलर जो है, जो फौरी तौर पे रिलीफ दे सकता है, अल्लाह के फजल से हमारे पाकिस्तान में धूप भी बड़ी है, सूरज भी खूब चमकता है, तो अगर सोलर पे हुकूमत रिलीफ दे तो मैं समझता हूं इससे ये हमारा एनर्जी का बुरान जो है उस पर भी काबू पाया जा सकता है। और सस्ती बिजली भी हर आदमी जिसके पास वसाइल हैं, इन्होंने उसके लिए पैसे भी रखे हैं लोन देने के लिए। वो लोन खास तौर पे जो ट्यूबवेलों के लिए रखा गया है, अगर उसको बढ़ा दिया जाए ताकि हर जिम्मेदार जो है कम से कम अपने ट्यूबवेल पे सोलर इंस्टॉल करा सके, तो उससे हमारा ज़राई शोबा भी तरक्की करेगा, बिजली की बचत भी होगी और जिम्मेदार का पानी का मसला भी हल होगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मेहरबानी करके सोलर पे जो मराहत हैं उनमें इजाफा किया जाए और सोलर को बाहर से मंगवाने पे भी ड्यूटी में कमी की जाए ताकि सोलर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। इसके बाद जनाब विंड पे कोई जिक्र ही नहीं किया गया, हालांकि हमारे पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां हम विंड से बिजली बना सकते हैं, लेकिन किसी किस्म का उसका जिक्र नहीं हुआ। खुदा के लिए उस पर काम करें, वो भी एक सस्ती बिजली का एक बेहतरीन ज़रिया है और उससे फ़ायदा उठा के हम इस पाकिस्तान को, जो इस वक्त हमें बिजली का सबसे बड़ा मसला है, हमारे कारखाने नहीं चल रहे, हमारी मिलें नहीं चल रही, हमारे ट्यूबवेल नहीं चल रहे, लोड शेडिंग शुरू हो गई है, 4-4 घंटे लोड शेडिंग शुरू हो गई है। तो इसमें अगर सोलर और विंड का फ़ायदा उठाया जाए तो हम लोड शेडिंग से भी बच सकते हैं, सस्ती बिजली भी बना सकते हैं और अपनी सनत भी चला सकते हैं, अपने ट्यूबवेल भी चला सकते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि इस सेक्टर को खुसूसी तवज्जो दी जाए, इसके लिए फंड्स भी रखे जाएं और इस सेक्टर को अगर हम बेहतर कर लें और इस सेक्टर में अगर हम मज़ीद फंड्स रख लें तो हमारा एक बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है। मेरी ये गुजारिश है कि इस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इसके अलावा जनाब स्पीकर, हमारे जो मदनी वसाइल हैं, बदकिस्मती से हम उनसे वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। जितने हमारे पास हैं वो उनका अगर शुमार लगाएं तो दुनिया में कम मुल्क ऐसे हैं जिनके पास इतने मदनी वसाइल हैं, लेकिन हम उनका फ़ायदा नहीं उठा रहे। हुकूमत को चाहिए कि अपने मदनी वसाइल पर भरपूर तवज्जो दें और उन हमारे जो दरिया समुद्रों के अंदर और पहाड़ों के अंदर अरबों डॉलर के, वैसे हम IMF के पास जा रहे हैं 2 अरब डॉलर के लिए और अपने अरबों डॉलर हमारे पहाड़ों के नीचे पड़े हैं, उनके लिए हुकूमत कोई इक़दाम नहीं कर रही, ना पिछली हुकूमतों ने किया है। उन पे खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। अगर हम अपने मदनी वसाइल को अपने इस्तेमाल में ले आएँ तो ना हमें किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत है, ना किसी IMF के पास जाने की ज़रूरत है, और जो हमारी गुर्बत है, जो हमारे पे कर्ज हैं, हम उस दोनों को एड्रेस करके बेहतर कर सकते हैं अगर इस पर हुकूमत खुसूसी तवज्जो दे, इसके लिए फंड्स रखे और इनको बेहतर करने के लिए इक़दामात करे। उम्मीद है कि ये इस मसले को सीरियस लेंगे और इस पर इक़दामात करेंगे। जनाब स्पीकर, हुकूमत ने एक अच्छा काम किया है कि 30 से 35% तनख्वाह बढ़ाई है और सरकारी मुलाजमीन को बड़ा अच्छा पैकेज दिया है। मैं इस चीज़ का इतराफ़ करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ जो पेंशन वाले हैं, जिनका और कोई
इस जिंदगी के उस उम्र में कोई जरिया माश नहीं है, उनकी पेंशन जो है वो 17.5 बढ़ाई गई है। मैं ये हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके इसको भी 30% पर ले जाएं, ताकि पेंशन देने वाले लोगों को एक माकूल महंगाई में इजाफा हो सके और वो उसका फायदा उठा सके। आईटी सेक्टर को किया गया एड्रेस, अच्छी बात है, लेकिन अगर आईटी सेक्टर को मजीद एड्रेस किया जाए, मजीद इस पे इन्वेस्टमेंट की जाए, ये हमारा फ्यूचर है, हमारे नौजवानों का फ्यूचर है। और इस सेक्टर में अगर मजीद मरात और पैकेज और नौजवानों को इसका मौका दिया जाए, जो कि बजट में मुझे बहुत कम नजर आया है, अगर इसको ज्यादा से ज्यादा किया जाए तो हमारे फ्यूचर भी है, हमारे नौजवानों के लिए एक रोजगार का जरिया भी है, और इसमें महंगाई और बेरोजगारी पे खुसूसी तौर पे इस पे काम हो सकता है। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं आपका शुक्रिया अदा करने के साथ ये कहूंगा कि अल्लाह ताला हम सबको पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, अमन के लिए हम सबको तौफीक दे, हिम्मत दे, हौसला दे, और हम सब मिलके पाकिस्तान को मजबूत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब टू मूव अ रेजोल्यूशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैं इजाज़त चाहूँगा आपकी एक करारदाद पेश करने की। आपकी अगर इजाज़त है तो मैं पढ़ देता हूँ। जी जनाब। इस ऐवान की राय है कि एक सियासी जमात और उसके चेयरमैन ने 9 मई 2023 को आईन और कानून की धज्जियाँ बखेरते हुए मुल्क की सलामती के हामिल अदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में तमाम हदूद व क़यूद अबूर करते हुए फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए। इस जमात और उसके सरबराह के इक़दामात से मुल्क, रियासत, रियासती इदारों को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है, जिसके तमाम शवाहिद मौजूद हैं। लिहाजा उनके ख़िलाफ़ आइन और कानून के मुताबिक एक दिन की भी ताख़ीर किए बगैर कार्रवाई मुकम्मल की जाए। इस जमात और उसके सरबराह की पाकिस्तान दुश्मन कार्रवाइयों का बोझ उसकी अपनी जमात के रहनुमा और कारकुन भी नहीं उठा पा रहे और उनसे लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, जिससे इस अमर की तौसीक हुई है कि इस जमात और उसके सरबराह का एजेंडा मुल्क दुश्मनी पर मबनी है। ये ऐवान करार देता है कि शरपसंद और मुजरिम अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई के दौरान किसी किस्म की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं की गई और इस हवाले से एक सियासी जमात के इल्ज़ामात प्रोपेगेंडा, लग़व, झूठ और बुहतान बाजी पर मबनी है और इसमें कोई सदाकत नहीं है। चूँकि पूरी दुनिया में फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने जैसे वाक़यात में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का इख्तियार वहाँ की अफवाज को मुयस्सर है, पाकिस्तान में भी ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ कानूनी और आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। लिहाजा इन वाक़यात में मुलव्वस तमाम अफराद के ख़िलाफ़ पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत बिला ताख़ीर कार्रवाई मुकम्मल करके सज़ा दिलवाई जाए। थैंक यू सर। मैं ये रेजोल्यूशन दे लूं। जी मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब। जनाब स्पीकर, यह हकीकत है कि कानून आइन से बालातर कोई भी नहीं है। हत्ता कि मुल्क का वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ आर्मी स्टाफ, ये भी इससे बाला नहीं है। कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक उनको सज़ा, जो जुर्म उन्होंने किए हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और जो भी जुर्म सरजद हुआ है, जिसने से भी किया है,
उसको सज़ा मिलनी चाहिए। थैंक यू। लेकिन मैं नहीं अर्ज जी, मैं इस पर बात करता हूँ, मुझे बात करने दें जनाब स्पीकर। बात असल में यह है कि आपके अगर कोई दहशतगर्दी में मुलव्वस है तो आपके इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें मौजूद हैं। अगर फौजदारी केस है तो उसके लिए भी अदालतें मौजूद हैं। क्या हुकूमत या हमारा अदलिया, या ये कहें कि हुकूमत भी अदलिया भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं? हम फौजी अदालतों में केस भेज रहे हैं, फिर ठीक है, फिर ठीक है, आप भेज दें। बिल्कुल मुल्क में कुछ कोई अदालत नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है, कोई जजेस नहीं है, कहीं भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें फ़ाल नहीं है, और हुकूमत भी अपाहज है और उनमें भी ताकत नहीं है, फिर वहाँ भेज दें। मैं फौजी अदालतों के सिलसिले में इस करारदाद की मुखालफत करता हूँ। रिकॉर्ड में आना चाहिए, जमात इस्लामी इसकी मुखालिफ है, और मैं जमात इस्लामी के नुमाइंदे की हैसियत से ये रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ कि जितने भी लोग जुर्म में मुलव्वस पाए गए हैं उनको सिविल अदालतों में और इंसदाद दहशतगर्दी के अदालतों में उन पर मुकदमा चलाया जाए। अगर जनाब स्पीकर, अगर उन अदालतों ने किसी को फांसी का हुक्म दे दिया तो कानून के मुताबिक हम उसके सामने सर ख़म तस्लीम करते हैं, मानते हैं, लेकिन फौजी अदालतों से हमें छुटकारा दिया जाए। थैंक यू। जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, बारी बारी आप। जी जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, आप मोशन मूव किया है। जनाब स्पीकर, मैं चित्राली साहब ने जो फरमाया है मैं उसके जवाब में जो नंबर 4 पैराग्राफ है इस करारदाद का, कि चूँकि पूरी दुनिया में फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वजह से वाक़यात में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का वहाँ की अफवाज को इख्तियार मुयस्सर है। पाकिस्तान में भी ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ कानूनी और आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लिहाजा इन वाक़यात में मुलव्वस तमाम अफराद के ख़िलाफ़ पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत बिला ताख़ीर कार्रवाई मुकम्मल करके सज़ा दिलवाई जाए। जनाब स्पीकर, सारी दुनिया में ये जो नंबर 4 पैरा है ये इसलिए यहाँ इस करारदाद में डाला गया है कि सारी दुनिया में जब फ़ौजी तनसीबात पे उसी मुल्क के या दुश्मन मुल्क के, ये लाजमी तौर के ऊपर जो है मैं नहीं समझता है कि पाकिस्तान के कोई शहरी या पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला शख्स जो है वो फ़ौजी तनसीबात के ऊपर या हमारे शहदा के जो निशान हैं उनकी जो यादगारें हैं उन पर हमला करेगा। कोई पाकिस्तानी जो है ये बात नहीं कर सकता। मुख्तलिफ औकात में जो है जब फ़ौजी हुक्मरानी रही है उनके साथ बड़े शदीद इख्तलाफात रहे हैं सियासी पार्टियों के, लेकिन ये एक बात मुसलमा है कि हमारे वतन में शुहदा की इज़्ज़त और पाकिस्तान के दफाई तनसीबात जो हैं, जनाबे वाला एक मियाँ वाली के एयर बेस पे 85 जहाज़ खड़े थे उस वक़्त जिनको जलाने की कोशिश की गई, और जब उन तक ना पहुंच सके जो बाहर एक जहाज़ जो है यादगार के तौर पे था उसको जला दिया गया। यहाँ पे GHQ के ऊपर हमला किया गया जो हमारी दफा का निशान है। तो अगर कानून जो है ऑलरेडी 1952 का कानून जो है ये बात जो है वो मुयस्सर करता है, ये बात जो है वो ये सहूलत देता है कि ऐसे लोगों को जो मुल्क दुश्मन कार्रवाई जो है सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन कर सकते हैं उस किस्म की कार्रवाई करें। तो उनको कानून जो ऑलरेडी स्टैच्यूट, हमने कोई लेजिस्लेशन नहीं की, हमने कोई नया कानून नहीं बनाया, हमने जो किताबों में ऑलरेडी कानून की किताबों में जो इसके रेलेवेंट कानून है उसको अप्लाई कर रहे हैं। जहाँ पे सिर्फ दहशतगर्दी का सिलसिला होगा वहाँ पे दहशतगर्दी की दफात जो है वो अप्लाई होंगी जिस तरह मौलाना ने फरमाया है, या कोई और जो है जिस तरह MPO या इस तरह के कानून जो है वहाँ पे वो भी अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन जहाँ पे मुल्क की दफाई जो सलाहियत है, चाहे वो अफराद की सूरत में थी या तनसीबात की सूरत में थी, असले की या जहाज़ों की सूरत में थी या जनरल हेडक्वार्टर की सूरत में थी, चकदारा में जो है वो
हमारा जो किला था वो थी बाला हिसार में, मर्दान में रेजिमेंटल सेंटर जो था। ये सारी बातें जो हैं, यार प्लीज जरा मेहरबानी, ये सारे जो सिंबल्स थे, ये सारे जो सिंबल्स थे, मैं बार बार ये पीछे जो कहा, मैं बात कर रहा हूं जहां पे एक्टिव हमारी जो है वो बिल्कुल, जहां पे हमारे जहाज खड़े थे, जहां पे हमारा असला था, जहां पे हमारे फौजी रह रहे थे, जहां पे किला था, रेजिमेंटल सेंटर था, उन पे हमला किया गया और बाकायदा एक मंसूबे के तहत हमला किया गया। सारे पाकिस्तान में जहां भी, खुसूसन 2 सूबों में जो हमला हुआ, पंजाब में और केपी में, किसी चीज को हाथ नहीं लगाया गया सारे फौजी तनसीबात को या शोहदा की यादगारों को। जनाब वाला, आज भी आपने फातिहा पढ़ाया शोहदा के लिए, अभी 15-20 मिनट बाद, आधा घंटा पहले जो है आपने जो मीरन शाह में शहीद हुए हैं उनके लिए फातिहा पढ़ा। एज वी स्पीक हमारे फौजी जो है जाने कुर्बान कर ले मुल्क की दफा के लिए, एज वी स्पीक। क्या उन लोगों की तौहीन जो है, उस खून की तौहीन जो है, वो मौलाना चित्राली साहब उसको बर्दाश्त कर सकते हैं? कम से कम पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात जो है, ये हमारा जो निज़ाम है, ये बात उन्होंने सही कही है कि हमारा निज़ाम जो है मुज़महिल हो चुका है। हमारा निज़ाम जो है वो कॉम्प्रोमाइज, बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। आप पिछले 1 साल की इस अदारे की जो टसल है, या इस अदारे की जो जद्दोजहद है, या इस अदारे के इख्तियारात के ऊपर जो ट्रेस पास किया गया है, तजावुज किया गया है, वो भी इस मुल्क की तारीख का हिस्सा है। तो इस सूरत में जबकि अदारे पार्टिजन बन गए हुए हैं, तरफदार बन गए हुए हैं, तो यह कानून जो हमारी किताबों में ऑलरेडी मौजूद है उसको अप्लाई किया जा रहा है। और यह हक बनता है हमारी दिफाई फोर्सेस को कि उनके दुश्मन जो हैं अगर सरहद पार से आए तो उनका भी इलाज किया जाए जिस तरह किया जाता है, और जो मुल्क के अंदर से उनकी तनसीबात पे हमले करें तो उसके लिए भी कानून जो है मौजूद है। कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। हमने कुछ स्पेशल लेजिस्लेशन नहीं की। ये हक बनता है हमारे उन शोहदा का जिनकी तौहीन की गई, हमारी अफवाज के जहाँ पे रिहाइश गाह थी, यहाँ पे तनसीबात थी, जहाँ पे हमारे जो है वो अड्डे थे एयरफोर्स के, जहाँ पे किले थे, जहाँ पे हमारी फोर्सेस मौजूद थी। जनाब, किस तरह आप इग्नोर कर सकते जनाब स्पीकर कि एवरी डे चाहे वो वाना हो, सवात हो, मीरन शाह हो, रस्मों को, इन तमाम जगहों के ऊपर आपके जो सोल्जर्स हैं, आपके सिपाही जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, ऑफिसर शहीद हो रहे हैं, सीनियर ऑफिसर शहीद हो रहे हैं। और जिस वक्त ये सारे जो है जंग लड़े हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, जो पाकिस्तान की दिफा की जंग है, उसके खिलाफ एक सियासी पार्टी और उसकी लीडर जो है वो वॉर डिक्लेयर कर दे इनके ऊपर, वो जंग जो है उसको डिक्लेयर कर दे इन लोगों दिफाई अफवाज के ऊपर, या पाकिस्तान के ऊपर, या पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात के ऊपर। किस तरह ये एक्सेप्टेबल हो सकता है? या तो यह है कि ये शोहदा जो है, ये इस वक्त भी जंग हो रही है। वी आर एट वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, और वो जंग जो है पिछले 14-15 साल से हम लड़ रहे हैं। इस हालत जंग के अंदर ये तो शब खून मारा, ये हमारी जो जिस तरह क्या कहते हैं कि पीठ पे छुरा घोंपने की कोशिश की गई है। इस शख्स ने सिर्फ इस बात के लिए वो इख्तिदार से महरूम हुआ है। You don't declare war on your country if power is taken away from you. You go to elections. आने वाले हैं इलेक्शन, लड़े इलेक्शन। ये इस तरह नहीं है जिस तरह मोहतरम चित्राली साहब फरमा रहे हैं। तो ये चीज जो है, या तो हमने कोई स्पेशल लेजिस्लेशन की हो, और या जो है कोई इस तरह का हो, कोई इंसिडेंट के कोई एक इक्का दुक्का कहीं को कोई बात हुई हो। और दूसरी बात, मैं एक और बात इनको वजाहत कर सकूं कि आपका सुओ मोटो का जो कानून है उसकी कोई अपील नहीं है। हमने यहां पे उसके लिए रिव्यू जो है उसके लिए तजवीज़ दी, उसको उन्होंने होल्ड पे रख दिया। हमने कहा 1 जज की जगह 3 जज होंगे, उन्होंने होल्ड पे रख दिया।
मियां नवाज शरीफ के पास कोई अपील नहीं थी, अपील का राइट नहीं था। ना यूसुफ गिलानी के पास अपील का राइट था। इस लॉ के अंदर, जिस लॉ को हम अप्लाई कर रहे हैं 1952 का, सबसे पहले फैसले के खिलाफ आर्मी चीफ के पास अपील है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन इन्वोक हो सकती है हाई कोर्ट में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। 3 अपीलों का हक है। सुओ मोटो में या जो है और जो सिलसिले जो हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके खिलाफ तो कोई अपील का हक नहीं है। इनको तो अपील के 3 हक दिए जा रहे हैं। और सारी दुनिया में आप व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल पे अटैक हुए हैं, व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल पे जो अटैक हुए हैं वहां पे 18 साल कैद सुनाई गई है। वहां पे जिस शख्स ने टेबल के ऊपर टांग रखी हुई है उसको भी 4 साल उन्होंने कैद सुनाई है। इसी तरह जब IRA के खिलाफ बरतानिया में लड़ाई जारी थी, उस वक्त भी स्पेशल लॉज जो थे एप्लीकेबल थे उसके लिए। तमाम दुनिया के ममालिक जो है, जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहां पे ह्यूमन राइट्स जो है सो कॉल्ड बड़ा एहतराम होता है उनका, वहां पे भी। और आज जो है इंटरनेशनल मीडिया या अमेरिका या बरतानिया या यूरोप जो है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, उनको गजा के अंदर और श्रीनगर के अंदर ह्यूमन राइट्स नहीं नजर आते। इजराइल और हिंदुस्तान को जो है वो कंडेम नहीं कर सकते। पाकिस्तान अपनी सालमियत की जंग लड़ा इन लोगों के खिलाफ, जिन्होंने 9 मई का जो है हमला किया था, जिन लोगों ने प्लान्ड पिछले 1 महीने के अंदर बार बार जो है उसने कहा जी मुझे तो पता नहीं, मैं तो कैद था। और यहां तक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि 25 के पता नहीं 40 बंदे जो है, आप बताएं कहां मरे हैं वो, कहां लाशें हैं, कहां कब्रें हैं उनकी। इतनी बौछार है प्रोपेगेंडा की पाकिस्तान के खिलाफ, यानी फ्रॉम विद इन एंड फ्रॉम विदाउट। This party is trying to attack integrity and solidarity of this country. और हमें कहा जा रहा है कि जी नहीं, इस कानून नहीं, फलां कानून को अप्लाई करें। हमने कौन सा इस इंसिडेंट के लिए, इन वाकयात के लिए 9 मई के कुछ स्पेशल लेजिस्लेशन किया है? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted. जी, राना तनवीर हुसैन साहब। थैंक यू सर। खाई साहब की इतनी, राना साहब आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे हैं, क्या चीज बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने बजट पे थोड़ी बात करनी है। लीडर ऑफ द अपोजिशन बजट पे बात करना चाह रहे हैं? जी हाँ, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बात की है, मैं बड़ा ज़रूरी है वो एक। जी, राना तनवीर हुसैन साहब। सर मैंने अभी लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात सुनी। खाई साहब की तो मैं बात कर रहा था कि जिस तरह उन्होंने समझाने की कोशिश की है चित्राली साहब को, मेरा हाल है वो मेहरबानी करेंगे, इस वक्त हालात ऐसे हैं समझ जाएंगे। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जो बात की उस पर उन्होंने कोई एजुकेशन पे भी बात की कि मैं सिर्फ वो पता नहीं किधर चले गए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट में जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, जब चीफ मिनिस्टर थे, तो जिस तरह उन्होंने एजुकेशन के सिलसिला में पंजाब में काम किया, वो एक तारीखी तौर पे वो एक उनका प्रोग्राम थे जो पंजाब को कहीं के कहीं ले गया। और पिछले 4 साल जो 5 साल PTA की गवर्नमेंट रही, वो रिवर्स उनको लगा और बहुत पीछे जो प्रोग्राम थे वो पीछे चले गए, बल्कि जो हम आगे जा रहे थे एजुकेशन में वो पीछे की तरह रिवर्स गेयर लग गया। अभी कोशिश तो है कि जो उन्होंने किया है उस पर उसको हम कवर करें और फिर उसी जगह पे आ जाएं जहां शहबाज साहब ने पंजाब छोड़ा था। जहां तक फेडरल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, वो मेरा ख्याल है कि पीछे जितने साल मुझे याद है, पिछले 5 साल में ये सबसे ज़्यादा जो बजट है इस साल एजुकेशन को फंड जो है अवेलेबल किए गए हैं, बजटरी प्रोविजन रखी गई है। अगर यहाँ बैठे होते तो मैं बताता, इससे पहले ये कभी भी
पिछले 5 सालों में नहीं हुआ। ये एक अनप्रेसिडेंटेड है जो इस दफ़ा रकम हमने दी है। और एक फिगर उन्होंने कोट किया था कि 70 अरब रुपए रखे गए हैं, 65 उसमें वो रेकरिंग एक्सपेंडिचर हैं, तो 5 बच जाते हैं। 65 शायद उनको पढ़ने में गलती लगी है, 65 इंडिपेंडेंटली रेकरिंग एक्सपेंडिचर है, 70 इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट साइड पे है। ये भी पहली दफ़ा हुआ है कि इतने पैसे हमने दिए हैं। 70 के 70 जो इसका 5 को कह रहे हैं 5 अरब रह गए, वो 70 हैं। और अल्लाह ताला के फजल से इस दफ़ा एजुकेशन के जितने भी प्रोग्राम हैं या जितने नए इनिशिएटिव हैं उनको पूरे के पूरे पैसे मिलेंगे। जिस तरह आपके इलाके में भी कुछ चीज़ें हो रही हैं और जगह पे भी हो रही हैं, तो मेरा ख्याल है इसको वो मामला दुरुस्त कर लें। इस दफ़ा एजुकेशन का जो बजट है वो पिछले 5 सालों से बहुत ही ज़्यादा है, इंक्रीज़ आई है। परसेंटेज से भी बात करें तो मेरा हाल है काफ़ी 50% मैं कहता हूँ ज़्यादा अमाउंट दी है हमने, लेकिन मज़ीद भी अगर ज़रूरत होगी तो उसमें कमी नहीं हम करेंगे। मैं सिर्फ उसकी दुरुस्ती करना चाहता था। फिगर ही उनको शायद किसी ने गलत लिख दी है, जिसने भी उनको उनकी नोट्स बनाए थे कि 70 नहीं है, 65 इंडिपेंडेंट है, 70 इंडिपेंडेंट है। बहुत मेहरबानी। राणा साहब, थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। जनाब मोहतरम सलाहुद्दीन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर कि आपने मुझे माली साल 2023-24 के बजट पर बात करने का मौका फराहम किया। बजट पे मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से कबल मैं चाहूंगा कि 14-15 जून को सिंध के साहिली इलाकों बिलखुसूस केटी बंदर, बदीन, ठट्टा जो साइक्लोन समंदर में बन रहा है वो तूफान सिंध की साहिली पट्टी से टकराएगा और उस तूफान की वजह से न सिर्फ ये साहिली पट्टी, उसके साथ साथ कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास भी उसके असरात में आ सकता है। 200 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल रही हैं। इसी तरह से कमोबेश 200 मिलीमीटर बारिश होने का भी इम्कान है। तो बहुत ज्यादा खदशा है गो कि हमारी सूबाई हुकूमत पीडीएमए और दूसरे जो है इस सिलसिले में इक़दामात कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। मैं यहां चाहूंगा कि मेरी गुफ्तगू से कबल आप अल्लाह के हुजूर दुआ करवाएं कि अल्लाह ताला इस नागानी आफात से अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। जनाब स्पीकर, वो चित्राली साहब चले गए वरना उनसे दुआ करवा लेते। तो बहरहाल हम सब की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला तूफान के असरात से, उसके नुकसानात से अवाम की जानो माल और उनके मालो असबाब महफूज रहे। जनाब स्पीकर, 9 जून को वजीर खजाना इसाक डार साहब ने यहां बजट पेश किया। मैं वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब को, वजीर खजाना जनाब इसाक डार साहब को और इसी तरह इस पार्लियामेंट में जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं उन सबको बजट पेश करने पर मुबारकबाद पेश करता हूं और यकीनन कुछ दिन की बहस और मुबाहिसे के बाद यह बजट पास भी हो जाएगा। जनाब स्पीकर, साथ साथ एक और बात की मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि हमारे वजीर आजम ने रूस से क्रूड ऑयल लेने का वादा किया था, यकीन दहानी कौम को दिलाई थी। अल्लाह का शुक्र है कि कल वो शिप
कराची की बंदरगाह तक पहुंच गया और जो क्रूड ऑयल है रिफाइनरी तक पहुंचाने का इंतजाम किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि कल तक वो क्रूड ऑयल रिफाइनरी तक पहुंच जाएगा। उसके काम, उसका जो प्रोसेस है, वो उसका जो मरहला है वो मुकम्मल हो जाएगा। ये पूरी कौम के लिए एक खुशी की बात है। पूरी कौम काफी दिनों से इंतजार में थी इस रूसी शिप की जिसमें कि क्रूड ऑयल आना था। अल्लाह का शुक्र है वो पहुंच गया। कौम और हमारी आज की हुकूमत को इसकी मुबारकबाद पेश भी करती है और पूरी कौम में खुशी की लहर है कि शायद इस ऑयल के आने से पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, होशरुबा कीमतें हैं, शायद उसमें कुछ कमी आ जाए। अगर उसमें कमी आएगी तो हमारी जो आम जिंदगी है, जो महंगाई का एक तूफान है, कि शायद उसमें भी कुछ कमी आ जाए इसकी वजह से। जनाब स्पीकर, बजट से कबल हम पूरे मुल्क की सूरत हाल को देख रहे थे। जो सियासी मुखालफीन हैं वो मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे थे, लोगों के जहनों को खराब करने की कोशिश कर रहे थे और इस माहौल में शायद वजीर खजाना भी थोड़े से हिचकिचाहट का शिकार थे कि शायद अगर हमने जो बजट दिया, क्योंकि इस वक्त का जो माहौल है वो अजीब गरीब, माशी सूरत हाल बहुत ही अजीब गरीब है, बहुत ही खराब है। इस खराब माशी सूरत हाल में अगर हमने कोई बजट दिया और अवामी रद्दमल आ गया तो फिर क्या करेंगे। तो इसी और उसके साथ साथ चूंकि इलेक्शन भी नजदीक है और कोई हुकूमत नहीं चाहती है कि जब इलेक्शन नजदीक हो गैर मकबूल किस्म का, अनपॉपुलर किस्म का बजट दे दिया जाए, कोई ऐसा फैसला कर लिया जाए। बहरहाल मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह से एक साल कबल पाकिस्तान बचाने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया, इसी तरह से आज एक बार फिर एक बड़ा फैसला किया और यह बजट पेश किया। जनाब स्पीकर, बजट की बड़ी जखीम किताबें होती हैं। इन किताबों में लफ्जों और हिंसों का जो गोरख धंधा है, 2 दिन तक मैं भी समझने की कोशिश करता रहा कि क्या है बजट। इनमें उम्मीद थी अवाम के लिए, कुछ नाउम्मीदी भी थी और कई सालों से हम देखते चले आए हैं कि जब भी बजट दिया गया है असेंबली में, अमूमन साबित हुआ है कि वो अवाम के लिए एक धोखा साबित हुआ है। कई सालों से देखते चले आए कि हुकूमत जो वादे करती है, जो यकीन दहानियां कराती है, जो सुनहरे ख्वाब दिखाती है, एक साल गुजर जाता है वो ख्वाब पूरे नहीं होते हैं, वो यकीन दहानियां पूरी नहीं होती है। तो बहरहाल हम उम्मीद रखेंगे कि ये एक साल हमारा अच्छा साल हो। मुश्किल साल है, मुश्किल माशी आदाफ हैं, उन्हें हम पूरा कर सके, उन्हें हम हासिल कर सके। जनाब स्पीकर, एक और बात, जनाब इसहाक डार साहब को मैं कुछ दिन पहले, बल्कि 2-3 इंटरव्यू उनके सुने। एक में जब उनसे जिक्र हुआ एक इंटरव्यू में IMF का, तो उन्होंने कहा आई डोंट केयर। इतनी गैर जिम्मेदाराना बात, इतनी गैर जरूरी बात कि IMF का नाम सुन के आई डोंट केयर कह दिया। ऐसा नहीं कहना चाहिए, पूरा हमारे मुल्क का मसला है। IMF एक इंटरनेशनल, एक बड़ा मॉनिटरिंग इदारा है, फंडिंग इदारा है। यह मैसेज उन तक जा सकता है कि पाकिस्तान का वजीर खजाना उनके लिए क्या कह रहे हैं। इसी तरह से पिछले दिनों उन्होंने कहा कि IMF से जो डील नहीं हो रही है उसमें उनको कोई साजिश नजर आ रही है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो किस साजिश का जिक्र कर रहे हैं। अगर कोई साजिश है और IMF उस साजिश का हिस्सा है तो यहां आए और पूरी कौम को बताए कि IMF पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान के निजाम को तबाह और बर्बाद करने के लिए ऐसी कौन सी साजिश कर रही है, बताएं आके यहां पर।
सिर्फ किसी एक इंटरव्यू में ये कह देना मुनासिब नहीं है। हम बहुत जिम्मेदारी से यहां बात करते हैं और जितनी बड़ी जिम्मेदारी पे जो बैठा होता है उसके ऊपर उतनी बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि उसको बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। बहरहाल इस मौके पर मुल्क के वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कौम को यकीन दहानी कराई है कि जो IMF के साथ 9th रिव्यू है उसकी जो डील है वो शायद हो जाए, अल्लाह करे हो जाए। अभी कुछ दिन और बाकी हैं, 30 जून से पहले पहले अगर हो जाए तो वो कारगर होगी, और अगर ऐसा ना हो सका तो हुकूमत ने कहा है कि हमारे पास प्लान बी है। अब देखते हैं वो प्लान बी क्या है। अल्लाह करे हमारे मुल्क को अल्लाह ताला इस मुश्किल हालात से निकाले और वजीर आजम की सरबराही में जो मुल्क जो है माशी तौर पर, सियासी तौर पर हर लिहाज से आगे बढ़ सके और तरक्की की तरफ, इन मुश्किलात से निकल के तरक्की की तरफ गामजन हो सके। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं एक तो बहुत ही, जब मैं यहां आ रहा था बजट वाले दिन 9 जून को, तो बाहर बहुत जबरदस्त मुजाहिरा हो रहा था। वफाकी मुलाजमीन पूरे पार्लियामेंट का घेरा किए हुए थे और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या सूरत है। ऐसे घेराव के दौरान कि जब वफाकी मुलाजमीन की तरफ से पार्लियामेंट का किया जा रहा है, यहां वजीर खजाना साहब ने 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन के लिए 35% तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया। बहुत खुशी की बात है। इससे बहुत अच्छा पैगाम पाकिस्तान के जो मुलाजमीन हैं, मुलाजिम पेशा तबका है, उनकी तरफ गया। इसी तरह से 16 से 22 ग्रेड या उससे ऊपर ग्रेड के मुलाजमीन के लिए 30% तनख्वाहों में इजाफा का ऐलान किया। इसी तरह से जो पेंशन है उसमें भी 17.5% पेंशन में इजाफा किया। बहुत अच्छी, इससे बहुत जबरदस्त मैसेज लोगों तक पहुंचा। लेकिन आज एक और चीज मैं बताऊं, जब मैं असेंबली आ रहा था मुझे राहदारियों में यहां के मुलाजमीन मिले। यहां के मुलाजमीन मिले कि जो 1 साल बाद रिटायर्ड होने वाले हैं, जो 6 महीने बाद रिटायर्ड होने वाले हैं, या कुछ अरसे बाद रिटायर। वो कहने लगे, सलाउद्दीन भाई सर हमारे साथ तो बड़ी ज्यादती हो गई। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कहने लगे कि 2 नोटिफिकेशन निकले आज। 2 नोटिफिकेशन निकले हैं। वो 2 नोटिफिकेशन के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद जो बेसिक की 35% मिला करती थी लोगों को ग्रेजुएटी, वो 25% मिलेगी। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे इस सिलसिले में तफसील बताया। इसी तरह से जो आखिरी साल की जो इनकैशमेंट होती है उसमें भी काफी हद तक लाखों रुपए का उनको नुकसान हो सकता है। ये जो 2 नोटिफिकेशन आज हुकूमत ने जारी किए हैं उसके नतीजे में। तो जनाब स्पीकर, मैं दरखास्त करूंगा, जहां इस हुकूमत ने, जहां इसाक डार साहब ने, जहां प्राइम मिनिस्टर ने, जहां मौजूदा हुकूमत ने इस गरीब तबके का ख्याल किया है, उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया है, तो इस तरह के हथकंडे ना करें। उनका जितना भी हक बनता है, जितनी आपने खुशी दी है, उस खुशी को बरकरार रखें, उन खुशी को रहने दें। जनाब स्पीकर, नौ जून को जो बजट यहां इसाक डार साहब ने पढ़ा, इसके मुताबिक अगले साल FBR का तखमीना जो बताया है 9,200 और सूबों का हिस्सा बताया है 5,276। इसी तरह से वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का बताया है। अच्छा, ये मुख्तलिफ तखमीने बताए गए हैं। PSDP का बताया है 950 अरब। पिछले साल की आप पूरी तफसील उठा के देख लें, जो तखमीने बताए गए थे, जो अहदाफ बताए गए थे, क्या वो अहदाफ पूरे हुए? मैं समझता हूं कि इस बजट को भी मैं, बावजूद इसके कि एक मतवाजन बजट है, मौजूदा हालात में काफी बेहतर बजट है, लेकिन ये जितने भी तखमीने हैं
इनको पढ़ने के बाद अंदाजा होता है ये भी एक रिवायती बजट है। इन बजट में जो अहदाफ रखे गए, जो अदाद शुमार पेश किए गए, वो गैर हकीकी अदाद शुमार है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जब एक साल पूरा होगा तो पता चलेगा कि भाई जो 950 अरब की पीएचडीपी रखी गई है वो आधी रह जाएगी। तो जाहिर बात है इसी तरह से दिफा के लिए भी 1804 अरब रखे गए हैं। जनाब स्पीकर, ये जितने भी अहदाफ रखे गए हैं और इनमें साथ साथ कहा गया है कि कोई हम नया टैक्स नहीं लगा रहे। अच्छा भाई, ये विद होल्डिंग टैक्स क्या है जिसमें इजाफा किया गया? आप बेशक आप नया टैक्स नहीं लगा रहे, लेकिन पहले से मौजूद जितने भी टैक्स हैं, खासतौर पर विद होल्डिंग टैक्स, उसमें 1% बढ़ा दिया गया है। पहले से मौजूद जितने टैक्स हैं उसमें रद्दोबदल किया गया है। तो जनाब स्पीकर, तो ये एक रिवायती बजट है और साथ साथ इस बजट में जो भी अहदाफ दिए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि एक साल पूरा होने पर ये अहदाफ पूरे नहीं होंगे। और वैसे भी इस हुकूमत के अब सिर्फ 2 महीने तो रह गए, सिर्फ 2 महीने रह गए, और 2 महीने बाद क्या होगा उसका किसी को अंदाजा नहीं है। शायद आने वाली नई हुकूमत कोई एक नया ज़िमनी बजट पेश करे। जनाब स्पीकर, इसी तरह से मैं कुछ चीजें यहां खास तौर पे बताना चाहूंगा, बहुत जरूरी चीजें थी। एग्रीकल्चर के ऊपर इन्होंने तवज्जो दी है, इसी तरह से आईटी पे इन्होंने तवज्जो दी है, इसी तरह से आईटी के साथ साथ एसएमईज के ऊपर तवज्जो दी है, सनती बरामदात पे तवज्जो दी है, सनतों के ऊपर और बरामदात के ऊपर। ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जनाब स्पीकर, हमारे मुल्क का हाल भी बड़ा खराब हाल है। मैं कोई कारोबार करना चाहता हूं ना, इतनी आसानी से कारोबार नहीं कर सकता हूं। वफाकी हो या सूबाई के महकमे हो, वो आके कारोबारी तबके को परेशान करते हैं। अगर मैं कोई सनत लगाना चाहता हूं, वो इंडस्ट्री लगाने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलना पड़ते हैं। जनाब स्पीकर, वो हमारे हाल एक आम आदमी का दिल जानता है। तो बहरहाल इन सारे इकदामात के साथ साथ खास तौर पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी की बात की है, ये ओवरसीज पाकिस्तानी हर साल रेमिटेंस भेजते हैं। एक बहुत बड़े, तकरीबन जितनी हमारी बरामदात होती है उसके बराबर, लगभग उसके बराबर ये रेमिटेंस भेजते हैं, और उसी की वजह से हमारी पाकिस्तान की जो मईशत है वो काफी हद तक, उनको भी कुछ मराहत देने की बात की है। इसी तरह से एक और जिक्र यहां चला कि यहाँ अपोजिशन लीडर ने शायद तालीम की बात की, फिर उसके जवाब में यहाँ वजीर तालीम ने बात की। तो बहरहाल मौजूदा हुकूमत वाकई तवज्जो दे रही है तालीम के ऊपर, गो कि तालीम का जो शोबा है, जो महकमा है, वो डिवॉल्व हो चुका है सूबों के पास। लेकिन इसके बावजूद कुछ हिस्सा जो कि वफाकी हुकूमत के पास है, उसे निभाने के लिए वफाकी हुकूमत ने बजट रखा है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कि हैदराबाद इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने इस साल भी पैसे रखे पीएचडीपी में, और इंशाल्लाह जल्द कि हैदराबाद की आवाम का जो एक मुतालबा है कि वहां यूनिवर्सिटी कायम की जाए, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट कायम किया जाए, उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। एक और चीज में कि मैंने जब पीएचडीपी तैयार हो रही थी तो मैंने अपनी रिक्वेस्ट भेजी, अपनी सजेशन भेजी, अपनी तजवीज भेजी कि जनाब स्पीकर के हैदराबाद शहर की जहां का एक इलाका है फुलेली परेटाबाद, पूरी एक पीएच पर मबनी इलाका है। उस इलाके में मेरी बच्चियों के लिए, मेरी बच्चियों यहां पर बिरादरियां रहती हैं, बहुत सारी बिरादरियां रहती हैं, और ये बिरादरियां आप समझ सकते हैं, जहां बिरादरी सिस्टम होता है वहां बच्चियों को मिडिल क्लास से उठा लिया जाता है और आगे पढ़ने नहीं दिया जाता है। कहते हैं कि भाई हम दूर किसी कॉलेज में बच्ची को नहीं भेज सकते। मेरी वहां की बच्चियां, पहले भी हमने एक कॉलेज बनाया था, उससे एक अलग इलाके में, आज अल्लाह का शुक्र है 5000 बच्चियां उस कॉलेज में पढ़ रही हैं। वो एमक्यूएम पाकिस्तान का हैदराबाद की अवाम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है।
इसी तरह से फुलेली परेटाबाद के लिए मैंने रिक्वेस्ट की कि वहां हमारी बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज की मंजूरी दे दी जाए। उसके लिए मौजूदा पीएचडीपी में भी वजीर आजम पाकिस्तान के हुक्म से वजीर खजाना ने जो है फंड रखे हैं, पैसे रखे हैं। तो इंशाल्लाह अगले साल हैदराबाद का जो अवाम है, खासतौर पर फुलेली परेटाबाद की जो अवाम है, मेरी बच्चियां हैं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां हैं, मुमकिन हो सकेगा कि वो भी आला तालीम या कॉलेज लेवल की तालीम वहां से हासिल कर सकें। जनाब स्पीकर, अब आ जाते हैं इन सारी इकदाम को देखा तो मुझे एक चीज जरूर मैंने सोची कि स्टील मिल का क्या बनेगा। स्टील मिल एक सफेद हाथी जो एक जमाने में तो कमा के देता था, मुनाफा बख्श इदारा था, कई इदारे हैं ऐसे, उसके लिए मौजूदा हुकूमत ने क्या पॉलिसी इख्तियार की वो मेरे समझ में नहीं आई, वो मेरे देखने में नहीं आई। उसको मैंने पढ़ने की, जानने की बहुत कोशिश की। प्राइवेटाइजेशन के लिए उन्होंने कहा है कि 15 अरब रुपए प्राइवेटाइजेशन से आएंगे, लेकिन कहां से आएंगे वो मुझे पता नहीं चल सका। मैं चाहूंगा कि वो इदारे जो कि खसारे का बाइस बन रहे हैं, जो मुल्क की मईशत पर एक बोझ है, उन इदारों को जल्द अज जल्द प्राइवेटाइज किया जाए ताकि मुल्क की मईशत सही उस पर बैठ जाए। अब बात जाते हैं बात पीटीआई की। आज के हालात हमारे ये खराब क्यों है? क्यों खराब है भाई? हमसे गए गुजरे मुल्क हमसे आगे, हमारे 4-5 अरब डॉलर का हमारे पास जो हमारे खजाने में 4-5 अरब डॉलर, और बांग्लादेश जैसा मुल्क 40-50 अरब डॉलर उसके खजाने में। क्या वजह है? उसकी वजह कि हमारे यहां काफी अरसे से, काफी सालों से मुख्तलिफ तजर्बात किए जाते रहे। बदकिस्मती है 2018 से पहले भी एक तजर्बा किया गया। एक ऐसा शख्स जो बहुत बड़ा एक खिलाड़ी दुनिया में तस्वुर किया जाता था, भाई वो खिलाड़ी होगा, अपने खेल में बहुत ज्यादा उसको तजर्बा होगा, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि जो खेल का तजर्बा रखता है वो सियासत में भी तजर्बा रखे, वो हुकूमत चलाने का भी तजर्बा रखे। ऐसे शख्स को दीगर सियासी जमातों का मैंडेट चुरा के उस शख्स को दिया गया और वफाक की हुकूमत उसके हवाले कर दी। 3 साल गुजरने के बाद पता चला कि ये तो अखरोट है भाई, इसके भेजे में तो कुछ भी नहीं है। ये तो ना अपनी सियासत को संभाल सकता है, ना इस मुल्क को संभाल सकता है, ना इस कौम को संभाल सकता है, ना मईशत को संभाल सकता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मुल्क की मईशत ज़बो-हाली की तरफ जाती रही। जनाब स्पीकर, उसने 2014 में इस पार्लियामेंट का घेराव किया था, इस इस्लामाबाद का घेराव किया था। उसके आज जो ये बात कर रहे हैं, 9 मई की बात कर रहे हैं यहां पर, और उसके हवाले से करारदादे पेश कर रहे हैं। ये वो जो उसका हौसला बढ़ा, आप यकीन मानिए मेरी पार्टी भी मुश्किल हालात से गुजरी है, सिर्फ एक नारा लगाने की वजह से मुश्किल हालात से गुजरी है। उन्होंने तो फिजिकली हमले कर दिए, कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दिया, एयरबेस मियांवाली पर हमला कर दिया, जीएचक्यू पर हमला कर दिया। हमारे सामने तो कभी कोई फौजी गुजर जाता है ना, हम उधर भी मुहतात हो जाते हैं, कहीं कोई गलत चीज ना हो जाए, कोई गलत बात ना हो जाए, क्योंकि हम इस इदारे को, अपने फौज के इदारे को बड़ी इज्जत की नजर से देखते हैं, और उसकी इस तकरीम को बरकरार रखने के लिए हमारे ये इदारा जो है खुद भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो जनाब स्पीकर, 2018 में इनको कर दिया। आप देखिए कि मुझे लगता है कि 3 साल गुजरने के बाद, मैंने पहले भी तकरीर की थी, मुझे लगता है कि इस शख्स को एक एजेंडा दिया गया था। वो जो इसरार अहमद साहब कहते हैं ना, डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने कहा था कि एक एजेंडा दिया गया है। इसी तरह से वो दूसरे जो थे, ईदी साहब ने भी कहा था, इसके हवाले से
हकीम सईद ने अपनी किताब में लिखा इस शख्स के हवाले से। आप देखिए कि वो कश्मीर के जिसकी वजह से हमें 8 लाख फौज रखनी पड़ती है, उसके दिफा के लिए, उसकी जरूरत के लिए अपना सबसे बड़ा बजट रखना पड़ता है। इस साल भी 1804 अरब रुपए का बजट रखा है। वो कश्मीर के जिसके लिए हम 75 साल से कह रहे हैं, आलमी इदारों के पास जाते हैं, यूएनओ से करारदादें मंजूर करवाई कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, ओआईसी के पास जाते हैं, वहां मंजूर कराते हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। ये ट्रंप के पास गया था और ट्रंप को पेशकश कर आया कि आप सालिसी का किरदार अदा करें। ट्रंप ने तो कोई सालिसी का बज़ाहिर किरदार अदा नहीं किया। ट्रंप से मिलकर जब वापस आए तो ऐसा वापस आए जैसे कोई वर्ल्ड कप जीत कर आ रहा है। और कुछ ही अरसे बाद इंडिया ने अपने आइन में तरमीम करके आर्टिकल 370 इन्वोक करके वो जो कश्मीर है, जो एक मुतनाज़ा हमारी अक़वाम मुत्तहिदा की नजर में, दुनिया की नजर में एक मुतनाज़ा हिस्सा था, उस पर कब्जा कर लिया और ये बेटा खामोश बैठा रहा। इसने सिर्फ श्रीनगर नाम एक हाईवे का रख दिया, श्रीना होटल के सामने, एयरपोर्ट के सामने एक बोर्ड लगा दिया कि इस वाकये को हुए इतने दिनों गए, इतने दिनों, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। ऐसा लगता है कि इसको ये एजेंडा दिया गया था, ये काम दिया गया था कि तुम जाओ और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा, ये जो अरसे से तनाज़ा चला आ रहा है, इस तनाज़े को खत्म कर दो। इसी तरह से जनाब स्पीकर, जो हमारी मुख्तलिफ हुकूमतें माजी में रही, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी है, उसके अलावा नून लीग की गवर्नमेंट भी रही, उससे कबल अगर किसी को बुरा ना लगे, परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने में भी कोशिश की गई सी पैक के लिए पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पे ले जाने के लिए, पाकिस्तान में एक बड़ा मुआशी और सनती इंकलाब लाने के लिए सी पैक शुरू किया गया। आप देखिए कि इस शख्स ने उस सी पैक भी तबाह कर दिया, सी पैक तबाह कर दिया। किस शख्स ने कि जिसको हमारे बहुत से ताकतवर हल्के के लोग बड़े शान से, बड़ी चाह के साथ इक्तदार में लाए थे, उसने, जिनके ऊपर सलामती की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, उन लोगों ने जो है इसको यहां हमारे सरों पे मुसल्लत किया और इसने उस सी पैक को तबाह कर दिया। किसने तबाह किया भाई? किसी और ने तो तबाह नहीं किया। और एक और चीज, एक साल बाद पहले कि जब उनकी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, तो यकीन मानिए मैं बहुत छोटा सा मामूली सा सियासी वर्कर हूं और इस चीज को समझता हूं। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो तो जो यहां इक्तिदार की कुर्सी पर बैठा वजीर आजम है, अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाए तो खामोशी से वहां से उठे और अपोजिशन लीडर की सीट पर बैठ जाए। अगर ऐसा करता ये तो इसमें इसकी नेक नामी भी होती है, सियासी तौर पर इसको एक संजीदा आदमी समझा जाता। इसने ऐसा नहीं किया, बल्कि इस्लामाबाद के एक मैदान में गया और एक पर्चा लहरा के कहने लगा कि एक साइफर आया है, मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई है। और आप देखिए बदकिस्मती के कुछ अरसे बाद अपने इस बयान से भी फिर जाता है और बाद में उस साजिश का जिम्मेदार उन्हीं लोगों को करार देता है कि जो लोग उसे इक्तिदार में लेकर आए थे। वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके डंग से, उसके शर से बचो। हजरत अली का करम, उन्होंने एहसान किया था, इसको कभी इक्तिदार में नहीं आ सकता था। परवेज मुशर्रफ के आगे पीछे घूमता था कि मुझे वजीर आजम बना दो,
उसने नहीं बनाया क्योंकि उसको पहचान थी इस शख्स की, इसकी पहचान थी। फिर एक आर्मी चीफ आए, उन्होंने वजीर आजम बना दिया, बाद में देख भी लिया किस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की इनके हवाले से। जनाब स्पीकर, बड़े उससे कि भाई बड़ा नेक नाम आदमी आया, बड़ा ईमानदार आदमी आया, हम भी सोचते थे बहुत ईमानदार होगा, रियासत मदीना बनाने वाला है, रियासत मदीना कि जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी अगर कोई जुर्म करे तो उसको भी सजा होगी, ऐसी बात की थी। यह है रियासत मदीना, यह थी रियासत मदीना। यह रियासत मदीना थी कि जहां पर के हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि यह आपके पास चादर का दूसरा टुकड़ा कहां से आया, तो उन्होंने काजी के सामने जवाब दिया कि मेरे पास मेरे बेटे ने। यह थी रियासत मदीना। यह रियासत मदीना कि जहां एक तरफ पंजाब में एक ऐसे शख्स को बिठा दिया गया कि जो इनके कहने के ऊपर करप्शन की वो धंधे कर रहा था, इनके कहने पर, इनके घर वालों के कहने के ऊपर करप्शन के वो धंधे कर रहा था माजी में, जिसके बारे में हमने माजी में नहीं सुना, वो कर रहा था। चलो भाई, फॉरेन फंडिंग केस सबके सामने है, इलेक्शन कमीशन में चला, इलेक्शन कमीशन उसके नतीजे की तरफ जाने लगा, लेकिन उसने अपनी जो उस क्या कहें सुप्रीम कोर्ट कि उसको फैसला करने से रोक दिया, उसमें हीले बहाने तलाश किए गए। इसी तरह से अल कादर ट्रस्ट, इसी तरह से तोशा खाना। यार कमाल हो गया यार, ये कैसा आदमी था, ईमान का कैसा आदमी था, किरदार का कैसा आदमी था, कैसी सोच का आदमी था कि किसी ने इनको तोहफे में घड़ियां दी और जाके वो तोहफे की घड़ियां दुबई के बाजार में सेल आउट कराया, और फिर कहता है कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी। अरे भाई, तुम्हारी घड़ी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हारे को पहनने का शौक था, अगर घड़ियां पहनने का शौक था तो आप पहन लेते। अरे कमबख्त आदमी, उसको अरब के किसी बाजार में जाके फरोख्त तो ना करते। पूरी पाकिस्तान की जो इज्जत है, जो वकार है, वो दांव पे लगा दिया। और क्यों नहीं लगाएगा ये भाई? उस सऊदी शहजादे ने अपना जहाज दिया था ना वाशिंगटन जाने के लिए, शायद न्यूयॉर्क जाने के लिए दिया था और फिर वापसी में वापस मंगवा लिया था। वहीं अरबों को पता चल गया था कि ये किस कमाश का आदमी है, कितना घटिया आदमी है। तो जनाब स्पीकर, बात सिर्फ तोशा खाना तक नहीं, बाद में हमने देखा जिस तरह से पहले 2014 में इन्होंने पूरे इस्लामाबाद पर एक हमला किया, इसका घेराव किया। 25 मई को भी एक घेराव करने की कोशिश की गई। 25 मई को गुज़िश्ता साल 2022 में। और अभी जिक्र हो रहा था, उन्होंने कहा कि भाई सिविलियन कोड में मुकदमा क्यों नहीं चल रहा है। चलना चाहिए सिविलियन कोड में, सिविलियन कोड में ही मुकदमा चलना चाहिए। जब हमारे जजों का यह हाल हो जाए, पहले कहें कि हमारा पैगाम दे दो कि फला हद से आगे ना बढ़े, और जब बढ़ जाए तो फिर कहें कि शायद उस तक पैगाम ही नहीं पहुंचा है। इतने नकारा जज हो जाएं, माफी के साथ कह रहा हूं मैं, पूरी कौम को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि हमारे जजेस कंप्रोमाइज है। हमारी अदलिया सासों के कहने के ऊपर चल रही है, दमादों के कहने पर चल रही है, दोस्तों के ऊपर, साबिक जजों के कहने के ऊपर हमारी अदलिया काम कर रही है। एक ऐसी अदलिया की मौजूदगी में इतना हसास मामला, जनाब स्पीकर, कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। ये इंडिया ही सोच सकता था, हमारा जो अजली दुश्मन है, ये वही सब सोच सकता था कि पाकिस्तान के किसी लेफ्टिनेंट जनरल की वर्दी, उसकी यूनिफॉर्म लाहौर के किसी लिबर्टी चौक के ऊपर इस तरह से लहराई जाएगी। ये पाकिस्तान का कोई मुहिब्बे वतन शहरी तो सोच भी नहीं सकता था। ये तो इंडिया की ख्वाहिश हो सकती थी,
ये हमारे दुश्मनों की ख्वाहिश तो हो सकती थी। वो दुश्मन जो इंडिया में बैठे हैं या पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उन सबकी ख्वाहिश हो सकती है कि पाकिस्तान के जो फौजी हुक्काम हैं, जो जर्नल हैं, उनकी वर्दी को इस तरह से हवाओं में लहराया गया, उनकी पतलून को लहराया गया हो, उनकी कमीज को लहराया गया हो। बड़ी शर्म की बात है। ऐसे लोगों की तो फिर कुछ सजा होनी चाहिए। हमारे शोहदा के मुजस्मों की बेहुरमती करें, ऐसे लोगों की तो सजा होनी चाहिए। जनाब चित्राली साहब, आप किन के लिए मदद मांग रहे हैं? किन से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं? किन लोगों के लिए कह रहे हैं कि उनके आर्मी कोर्ट के अंदर इस सीक्रेट स्पेशल उसके सर्विसेज कोर्ट केस के तहत, उसके तहत जो है मुकदमा नहीं चलाया जाए बल्कि आम अदालतों में लाया, आर्मी एक्ट के तहत आम अदालतों में कैसे चला ले? इतना बड़ा वाकया हो गया, पाकिस्तान का 9/11 हो गया, पाकिस्तान का 9/11 हो गया। आप सोचें कि जब 9/11 अमेरिका में हुआ था तो अमेरिका ने क्या कहा?